बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आई होप कि आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी, पॉजिटिव नोट पे जागे होंगे और आपने दिन का पॉजिटिव स्टार्ट लिया होगा। तो इस पॉजिटिव स्टार्ट के साथ आज का जो एक स्पेशल डे दुनिया भर में मनाया जा रहा है, वर्ल्ड म्यूज़ियम्स डे, उससे रिलेटेड बात करना चाहूँगी। आज 18 मई है और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड म्यूज़ियम डे मनाया जा रहा है। म्यूज़ियम यानी कि अजायब घर। अब इसको मनाने का मकसद ये है कि म्यूज़ियम से रिलेटेड हम लोगों को अवेयरनेस दें और लोगों को पता चले कि कल्चरल एजुकेशन को प्रमोट करना कितना इम्पोर्टेंट और कितना अहम काम है। म्यूज़ियम डे की इस साल की थीम है म्यूज़ियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग, यानी कि हम सस्टेनेबल अंदाज में इस चीज़ को आगे लेके चलें। इस थीम के मुताबिक आपने सोसाइटी में सस्टेनेबिलिटी और वेल बीइंग को भी प्रमोट करना है। यूएस म्यूज़ियम्स डिफरेंट प्लैनेट्स और हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। हमारी सोसाइटी में क्लाइमेट चेंज आया है, इकोसिस्टम कितना चेंज हुआ है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर करते हैं। उसके साथ साथ एग्जिबिशन, साइंटिफिक रिसर्च, मॉडल्स के थ्रू प्रिजर्व भी किया जाता है। और म्यूज़ियम्स की सबसे खूबसूरत, अब जैसे कि बाहर के ममालिक में नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम होता है तो नेचर से रिलेटेड आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साइंस म्यूज़ियम्स होते हैं जहाँ पे आपके साथ जो साइंस की हिस्ट्री शुरू से चलती आ रही है उसके बारे में आपसे बात की जाती है, आपको दिखाया जाता है। वहाँ पे प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सो इन्वायरमेंट को भी साफ़ रखना और ख़ुद को भी मेंटली फ़िट रखना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब म्यूज़ियम्स किसी भी सोसाइटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। लाहौर म्यूज़ियम, हम जिस तरह की, अब ये शो हमारा लाहौर से होता है तो लाहौर म्यूज़ियम भी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक जगह है। वहाँ पे हमारे पास इतने अमेजिंग कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि इट इज़ अनबिलीवेबल। तो हम अपने कल्चरल हेरिटेज को म्यूज़ियम्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं और आने वाली जो यंग जनरेशन है उनको भी गाइडेंस मिल सकती है कि म्यूज़ियम्स के थ्रू कि हमारी हिस्ट्री क्या है। देखिए, सिर्फ किताबों की हद तक पढ़ना अपनी जगह ठीक है, लेकिन किताबों को पढ़ने के साथ साथ अगर आप फिज़िकली जाके चीज़ों को देख सकते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, तो अब तो सारे ही अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑडियो विजुअल ज़माना है। तो जब आप विजुअली चीज़ों को देख सकते हैं, या वहाँ पे बाहर के ममालिक में तो ऐसे भी होता है कि प्रॉपर जो है वो स्क्रीन्स के ऊपर इंफॉर्मेशन चल रही होती है, आपको पूरी हिस्ट्री बताई जाती है, स्टोरीज सुनाई जाती हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए हर जगह इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। अच्छा, म्यूज़ियम्स में आर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब पिकासो की पेंटिंग्स, मोनालिसा हो गई, ये सारी जो फेमस पेंटिंग है, वैन गो, जो सारे फेमस आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स भी म्यूज़ियम्स में प्रिजर्व की जाती हैं और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये करोड़ों क्या अरबों रुपए की पेंटिंग्स होती हैं, एक एक पेंट। सो द पॉइंट इज़, इतनी खूबसूरत चीज़ें, बट एट द सेम टाइम एक पेंटिंग को अगर आप अरबों रुपए का बेच रहे हैं तो वाई? उसकी हिस्ट्री, उस आर्टिस्ट की हिस्ट्री, उसके बारे में जानना। देखिए, ये सब कल्चर का हिस्सा है और जब तक हम अपने कल्चर के बारे में नहीं जानेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाके उनके कल्चर के बारे में जान लें, अगर अपने कल्चर के बारे में नहीं जानते तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अब जिस तरह हमारे पास एक यंग मैन आए थे जिन्होंने अपना ही एक छोटा सा एक्चुअली बहुत बड़ी कलेक्शन बनाई हुई थी, जिसके अंदर वो रेयर सिल्वर एंड गोल्ड के कॉइन्स भी लेके आए थे और उसके अलावा जो सुरमादानियाँ हैं वो भी लेके आए थे। सो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और फन एक्सपीरियंस था। एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स, उनको देख के जब मैं उठा रही थी कि भाई ये सुरमेदानी क्या, तो फिर उसकी पूरी उन्होंने मुझे हिस्ट्री बताई। आप सोचे, छोटे से एक कॉइन की इतनी लंबी चौड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री होती है। सो हिस्ट्री, कल्चर के करीब होने के लिए म्यूज़ियम्स जाएँ और अजायब घर में जाके चीज़ों को देखें। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। अगर आपने हमारे साथ कोई बात शेयर करनी है तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ राहीला रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ राहीला जी, हम लोग पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है ट्रेंड म्यूज़ियम्स या अजायब घर जाने का। बाहर के ममालिक में तो जब पेरेंट्स को मतलब यूजुअली दोनों पेरेंट्स ही काम कर रहे होते हैं, तो जब उनको टाइम मिलता है वीकेंड पे, सैटरडे संडे को, तो वो अक्सर अपने बच्चों को म्यूज़ियम्स लेके जाते हैं।
कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए भी और एंटरटेनमेंट के लिए भी। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है। और ये ज़रूरी भी, अपने कल्चर के बारे में नहीं जानोगे तो बाहर वालों के बारे में जानने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल। और ये बड़ा बेहतरीन तरीका है बच्चों को हिस्ट्री के बारे में सिखाने का। बिल्कुल। अब मुझे याद है कि कुछ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा की सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे रेप्लिकाज मैंने एक दफ़ा देखे। उससे रिलेटेड मैंने जिसके घर थे उनसे पूछा तो उन्होंने फिर मुझे उसके बारे में बताया, पूरी हिस्ट्री बताई। अच्छा, किताबों में मैंने क्या ही पढ़ा होगा जो मैंने उनसे सीख लिया उस एक छोटी सी गुफ्तगू में। बिल्कुल बिल्कुल, देखने से जो चीज़ आपको पता चलती है वो आप बेशक 10 बार देखने भी से, पढ़ें, उठाने से, उसके बारे में बात करने से, अप क्लोज होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। अच्छा, आज आपका मेकअप बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। प्यारी लग रही है, थैंक यू, एक्स्ट्रा प्यारी लग रही है। थैंक यू। हाँ जी। बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त 1.5 किलो, चावल 1.5 किलो, प्याज 5 अदद, अदरक पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, टमाटर 6 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ता हस्बे ज़रूरत, पुदीना 1 गुठी, तेल 2 कप, आलू 4 अदद। हाँ जी। तो इसके लिए हम पहले प्याज ब्राउन करेंगे, फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर हम चिकन को अच्छे से ब्राउन प्याज के साथ भून लेंगे। अच्छे से जब वो भून जाएगा टमाटर भी डाल देंगे, और जब हम उसमें दही और बिरयानी मसाला डालेंगे, दही में मिक्स करके डालेंगे और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। और जब वो अच्छे से गोश्त गल जाएगा मुर्गी का, फिर हमने चावल वही बॉईल कर लेने थोड़ा सा उसमें फ़र्क रख के, और उसके बाद चावलों को छान के आप एक तय चावलों की, एक जो आपने तैयार किया है चिकन, उसकी एक तय लगा के फिर दम पे दे दें। ऊपर पुदीना लेमन आप रख दें तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, खूबसूरत सा एक तैयारी हो जाती है। अच्छा, मैंने एक दिन ना किसी के घर खाने पे गई तो उन्होंने ना जिस डिश में बनाया था ना, पकाई थी अपनी बिरयानी जिसमें दम दिया था, उनके पास शीशे की देचकी थी, पायरेक्स की या व्हाटएवर, तो उसके अंदर उन्होंने लेयर्स डाल के ना उसको दम दे दिया। तो जब वो टेबल पे लेके आए ना तो वो आपको सारे लेयर्स नजर आ रहे थे। इतना प्यारा लगता था, इतना प्यारा लगा कि मैंने कहा यार क्या बात है। ऑब्वियसली जब हम बड़ी क्वांटिटी में बना रहे होते हैं तो वो चीज़ नहीं होती, बट वो इतनी डिश के अंदर, अब मटके के अंदर भी लोग बनाते हैं बिरयानी, और मिट्टी की हांडी में तो वैसे ही हांडी का जायका अपना ही होता है। बिल्कुल। सो दैट्स इट आपी। सो अब देखते हैं कि आज आप भी कितनी लजीज़ बिरयानी बनाती है। वैसे तो इनके हाथ में इतना मज़ा है कि हर चीज़ ही बहुत लजीज़ बनाती हैं। अच्छा व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। हमें कुछ गेस्ट ने ज्वाइन किया है। जैसे कि आप जानते हैं, गुर्दे के मसाइल जो हैं वो कभी कभी बहुत सीरियस भी हो जाते हैं। और जब हम गुर्दों के मसाइल की बात करें तो जब गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं या ऑलमोस्ट फ़ेल हो जाते हैं तो फिर उनको हमें पता चलता है या सुनने को मिलता है कि भाई फ़लाँ इंसान डायलिसिस पे चला गया। आखिर ये है क्या चीज़, इससे बचा कैसे जा सकता है, एंड इसकी क्या ट्रीटमेंट्स एंड मामलात अवेलेबल है, इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़, आप हर्बलिस्ट हैं और किडनी स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव चौधरी जाहिद विद अस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि डायलिसिस आखिर है क्या। हमें ये तो पता है कि गुर्दे फेल या व्हाटएवर, बट फिर डायलिसिस है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने का। बेसिकली डायलिसिस वो काम जो गुर्दों ने करना होता है। गुर्दों का काम है जिस्म से यूरिन के ज़रिए फासा मादे को निकालना। जब ये गुर्दे काम नहीं करते, इसकी 10 वजूहात हैं। तो जब कोई भी वजह बनती है और नहीं करते तो फिर मसनूई तरीके से ब्लड को साफ़ करना पड़ता है। 4 घंटे का अमल है इसमें। वो तरीका है क्या, उससे होता क्या है, मतलब क्या लगाते क्या है? क्योंकि हमने सिर्फ डायलिसिस का सुना है, कभी पता नहीं है कि क्या है। कुछ लोग कहते हैं बड़ी दर्द भी होती है, ये भी होता है, तो हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली देखिए, नीडल तो लगती है, बहुत मोटी नीडल होती है जिसने ब्लड निकालना है पूरे जिस्म से, निकाल के और मशीन में जाएगा, वहाँ से साफ़ होकर वापस जिस्म में आएगा। सो आपका ही खून निकलता है, मशीन में साफ़ होता है और वापस जाता है। अच्छा। ये 4 घंटे का अमल होता है जिसमें वो फासल मादे, यूरिया है, क्रेटिनाइन है, मुख्तलिफ हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो ब्लड से साफ़ होते हैं उस मशीन के ज़रिए। बहरहाल ये एक ज़रूरी अमल बन जाता है जब भी ये होता है, और जब भी गुर्दे ख़त्म होते हैं किसी का भी, जब डायलिसिस पे जाता है, और फिर ये करवाने पड़ते हैं। और वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी क्या फ़िज़ीक क्या है, उसकी खुराक क्या है, उसका कैसा तरीका रहने का, खाने पीने का। मैं यूके में रहा हूँ, ज़ात भाई के उधर हम
तो वहाँ पे मैंने देखा 25-25 साल से लोग डायलिसिस करवा रहे हैं 30-30 साल से करवा रहे हैं। और पहले उनको अवेयरनेस दी जाती है वहाँ पे कि आपने कौन सा डायलिसिस करवाना है, होमो डायलिसिस करवाना है, पैराटोनियन डायलिसिस करवाना, वहाँ बेशुमार हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमारे होमो डायलिसिस ये ब्लड से हम करते हैं, और वहाँ पे लोगों का ज़हन बनाया जाता है कि भाई आप किस पे आएंगे, घर पे आपने डायलिसिस करना है, आपके साथ मशीन लग जाए, या आपने इधर आगे करना है, या फेशोला क्या चीज़ है, मशीन भी लग सकती है, लग सकती है। और यानी कि आप कॉन्स्टेंटली आपका वो साफ होता रहता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वरना तो यहाँ आप पे देखें ना, अस्पताल जा जा के बार बार करवाना, देखें एक अस्पताल जाने का अमल, एक उसकी प्रेपिंग, उसके बाद फिर वो प्रोसीजर, उसके बाद फिर कुछ देर वेट करना होता है, तो एक दिन तो आपका निकल गया ना, पूरा दिन ज़ाया और चला जिस जाता है। बंदे ने 2 दिन या 3 दिन हफ्ते में डायलिसिस कराना है, उसकी आधी ज़िंदगी जो भी बच गई है वो इसी तरह गुजर जानी है। ऐसे 72 घंटे में बेसिकली ये जो रिलीफ मिलता है इंसान को 72 घंटे का मिलता है, 3 दिन का। 3 दिन बाद वही सिम्टम आ जाते हैं, वही मतली, अच्छा, वही हमारे एक सांस फूलना। रिलेटिव थे, उनको थ्राइस अ वीक डायलिसिस होता था, 3 टाइम। बाहर के मुल्कों में 3 ही होते हैं, 3 पर वीक। हाँ पर वीक। और यहाँ पे 2 पे भी हम पाकिस्तान में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गुजारे की हद तक, गुजारे की हाँ हद जी, तक। वो बात करते हैं अभी बाद में कि यहाँ के अभी जो हालात। यहाँ पे एक रिसर्च हुई है पाकिस्तान के अंदर कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हम देखिए ना, अवेयरनेस नहीं गुर्दों है। को कहते भी तो साइलेंट किलर है ना। बिल्कुल सही, ऐसे ही। असल में हम ना टेस्ट नहीं करवाते, जो हमारे टेस्ट होते हैं हमें, जो मैं हमेशा की मेरी कोशिश होती है कि अवेयरनेस दी जाए लोगों को, हमारे नाजरीन को, कि हमें एक टेस्ट है RFT, वो मुझे भी करवाना है, वो आपको भी करवाना है, जो हमारे नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं सबको ही करवाना है। एज ग्रुप क्या होता एज ग्रुप का कोई नहीं है। मैंने देखा कि अब गुर्दों का मसला इतना बढ़ता जा रहा है कि छोटे बच्चों के भी डायलिसिस हो रहे हैं, बड़ों के भी हो रहे हैं, कोई उम्र का नहीं है। वजूहात कई हैं, यानी बच्चों की कुछ और वजूहात हैं, उस पर ख़ास तौर पर बड़ी वजह प्रोटीन का आना यूरिन के अंदर, वो हम चेक नहीं कर रहे होते अपने बच्चों को कि उनकी कितनी यूरिन में प्रोटीन आ रही है। बहरहाल बेशुमार वजूहात है, जैसे मैंने जिक्र किया कि 10 वजह हैं। तो हमें जिस बंदे को ख़ास तौर पर शुगर का मसला हो, और शुगर यानी इस बड़ी वजूहात में शुगर का हाई रहना, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, 2 बड़ी वजह हैं। तीसरी वजह प्रोटीन का ज़्यादा आना यूरिन में, झाग का आना। इसी तरह फिर हमारे स्टोन्स हैं, हमारे पानी का कम इस्तेमाल है, हमारी सेल्फ मेडिकेशन है, हमारी ताकत की मेडिसिन है, हमारे पेन किलर हैं, एंटीबायोटिक हैं, हमारे ये यूरिया जो डल रहा है गंदम में बहुत फसलों में बहुत तेज़ी से, वो भी एक वजह बन रही है। एक्सरसाइज नहीं करते, हम खाने अच्छे खाते हैं, बर्न नहीं करते। अभी आपने खुद का अच्छे खाने खाते हैं, तो अच्छे खाने से कौन बीमार होता है? नहीं, मैंने कहा अच्छे खाने खाते हैं, बर्न नहीं करते। अच्छा, बर्न नहीं करते। बेसिकली मुरगन ग़िज़ाएं जो होती हैं, जो बहुत हैवी डिशेस होती हैं, फास्ट फूड। देखिए फास्ट फूड अपनी जगह, बट इवन जो लोग हर रोज़ सुबह, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो हर रोज़ सुबह या तो हलवा पूड़ी खाते हैं, या निहारी खाते हैं, या पाए खाते हैं, और ये इनका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट तो चले हम फिर भी खाएं बादशाहों की तरह, लेकिन फिर उसी चीज़ को आप लंच में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, डिनर में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर भट्टा नहीं बैठेगा सिस्टम का, तो क्या होगा? वजह भी यही बन रही है। और हमारा अपना टेस्ट होता है जो हम नहीं करवा रहे होते, पर हमें करवाने चाहिए ये सारे टेस्ट वगैरह। आप क्या कहना चाहेंगे साहिद साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं तो UK से ना डायरेक्टर इसके हैं इस अदारे के, तो 2005 की बात है जब मेरे वालिद साहब डायलिसिस में थे। अच्छा। तो हम 2 घंटे का सफ़र करके जाते थे जेलम से शफा इंटरनेशनल। वो UK में भी करा सकते हो, कहते नहीं पाकिस्तान में कराना है। वो जो तकलीफ़ देखी ना मैंने सफ़र में, 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना और 4 घंटे बैठना, और उस वक्त दुआ की कि या अल्लाह ये डायलिसिस सेंटर बनाना है। वो टाइम ऐसा था, वो दुआ कबूल हुई, और 2007 में हमने जेलम में डायलिसिस सेंटर बना दिया। ये टोटली पुअर लोगों के, गरीब लोगों का फ्री इलाज है। और इस तरह हमने काफ़ी डायलिसिस सेंटर अभी बना दिए हैं इस वक्त माशाल्लाह। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जेलम, सरायलमगीर, सियालकोट और फैसलाबाद, काफ़ी जगह। और जिस तरह इसके अलावा हमारे और भी प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान हमारा पहले है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा भी हमारा पानी का प्रोजेक्ट है कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने हैं। तो मेरा मैसेज ये है, एक तो डॉक्टर साहब ने जो बताया कि अवेयरनेस का जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। हर आदमी केमिस्ट से मेडिसिन ले रहा है जाकर खुद ही, उसको ये पता नहीं कि मैंने पहले टेस्ट कराने हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमारी एंटीबायोटिक का भी रोल है और पेन किलर का, जो किडनी फेलियर है। और सबसे इजी बात है आप टेस्ट कराएं। और जो डायलिसिस का अमल है, ये लोगों के पास फाइनेंशियली ये अफोर्ड नहीं कर सकते। एक डायलिसिस अगर पे करके कराना हो डॉक्टर साहब, तो कितने का होता है? लेकिन ये मुफ्त जहाँ जो प्राइवेट अदारे मैं वैसे कह रही हूँ, एक जनरल आइडिया, जनरल कोई 4000 से लेके कोई 16,000 तक
यानी कुछ अदारे हैं जो सिर्फ किट का खर्चा लेते हैं, वो 4000 का भाई खर्चा आ अगर रहा सिर्फ किट का भी खर्चा ले रहे हैं 4000 एक टाइम का। है। और जो बड़े अदारे में नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो 12000, 14000, 16000, इस्लामाबाद में सबसे महंगा डायलिसिस हो रहा है, तो ले रहे हैं लोग बेचारे परेशान। 4-4000 की अगर आप बात भी करें तो 4-4000 2 दफ़ा भी हफ्ते में, जबकि कहते हैं कि 3 दफ़ा कराना चाहिए, तो 8000 हो गया। अब 8 को आप मल्टीप्लाई करें बाय 4 तो आप जो बेसिकली लुकिंग एट अबाउट 36,000। और इसमें एक इंजेक्शन लगता है बड़ा ज़रूरी है डायलिसिस के बाद भी, जो खून बनाने का इंजेक्शन, वो बड़ा एक्सपेंसिव है और बड़ा लगना ज़रूरी है पेशेंट को। तो लोगों का सबसे बड़ा मसला ही यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो हमारा कंसेप्ट, हमारा जो हमने जो बेड़ा उठाया है कि इसको फ्री करना है, और इंशाल्लाह ये अल्लाह की ताकत से ये फ्री हो रहा है। सब लोगों का, गरीब लोगों का सब फ्री, मेडिकल टेस्ट फ्री हो रहे हैं उनके। जो भी एक दफ़ा हमें कह देता है, हमारा दायरा हाज़िर है उनके लिए, मेडिकल टेस्ट कराएं चाहे डायलिसिस कराएं, उनके लिए फ्री है ये। अच्छा, बट डॉक्टर साहब ये बात बताएं मुझे कि अक्सर लोग कहते हैं कि एक दफ़ा डायलिसिस पे आप चले गए तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत शॉर्ट हो जाती है। आपने कहा कि बाहर के ममालिक में 30-30 साल भी लोग जीते हैं डायलिसिस के ऊपर। असल में हमें तो जैसे ही पता चलता है कोई डायलिसिस पे है तो लोग गिनना शुरू हो जाते हैं कि बस अब 2-4 साल की बात है। होता ऐसा ही है, 4 साल, 10 साल, 5 साल, मुख्तलिफ जो बाकी तो मालिक के हाथ में है, लेकिन हमारी खुराकें वो नहीं हैं। हम डायलिसिस दो करवा रहे हैं, 3 की ज़रूरत नहीं करवा रहे। हमारा खाना, फिर हमारा माहौल, हमारी वो चीज़ें नहीं है। डायलिसिस की तरफ अगर हम जाए ही ना तो क्या ये एक बेहतर बात नहीं है? मतलब देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। इतने जो डायलिसिस सेंटर्स लगाने पड़ रहे हैं, क्या बेहतर नहीं है कि डायलिसिस से ही इंसान बच जाए? असल में आज आने का भी मकसद सिर्फ यही प्रोग्राम का, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम बचें, कैसे बच सकते हैं। एक तो हमें हर साल में अपना टेस्ट कराना है, RFT, मुझे भी कराना, आपको भी कराना, उससे पता चलता रहे। मैं कहता हूँ कि 10 साल की उम्र से लेके जितनी करवाना है हमें टेस्ट करना है। ख़ास तौर पे उन लोगों को ज़रूर करवाना है जिनको शुगर का मसला है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये 2 लोगों को तो मस्ट हैं। ठीक है। अगर कैसे बचा जा सकता है, बड़ी हम बात है कि हम डायलिसिस से कैसे बच सकते हैं। हम अपनी खुराक को ठीक कर लें। अगर हम नहीं बाज आ सकते, जैसे हमने बताया कोई ऐसे लोग हैं मेरी नज़र में हैं जो ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, पायों का और ये सब चीज़ें खाते हैं, हलवा पूरी भी, दोपहर का खाना भी अच्छा खाते हैं, रात डिनर भी करते हैं, दावतें, महफिलें। उन लोगों को अपने लिए 15 मिनट का एक होता है छोटा सा, जिसे हम कहते हैं वार्म अप की वर्जिश। हम सुबह का टाइम उठें, जब भी उठें तो वार्म अप करना शुरू करें अपने। ये 5 तरह की वर्जिशें होती हैं, इसमें योगा भी कह लें, इसमें अपने आप को उछल कूद करें वहीं खड़े होकर। अगर घर में कोई सहन है, कोई लॉन है, कोई पार्क है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं अक्सर मरीजों से कहता हूँ यार खुदारा अपने घर में ही आप कोशिश करें कि थोड़ी सी वॉक कर लें, वर्जिश कर लें। डॉक्टर साहब, मैं हर रोज़ सुबह फजर के बाद आई गो आउट एंड आई वॉक एंड आई एक्सरसाइज। मुझे पता है कि गर्मी है, लेकिन 5 और 7 बजे के 5 और 6:30 तक एटलीस्ट लाहौर में इतना बेरेबल मौसम होता है। बात ये कि बाहर निकले, लोग कहते हैं कि यार पसीना आता है। पसीने का फ़ायदा ये होता है कि आपके एक तो सिस्टम में से टॉक्सिन्स निकलते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आपके मुंह पे दाने नहीं निकलते, बिकॉज मैं अपनी बॉडी से डेली टॉक्सिन्स निकालती हूँ एक्सरसाइज करके। और डॉक्टर साहब देखें, मुझे भी पता है, द रीज़न दैट आई एग्री विद यू इज़ बिकॉज मेरी जो लास्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे बेड रेस्ट पे डाल दिया गया। मुझे 45 किलो वज़न चढ़ा। उस वक्त एहसास हुआ कि ना हिलने जुलने से और सिर्फ लेट के खाने से कितना ज़्यादा नुकसान, और उस वज़न को उतारने में वक्त तो लगा, लेकिन उस बोझ को उठाना मेरी हड्डियों के लिए कितना मुश्किल था। सही कह रहे। सो द फैक्ट इज़ व्यूअर्स, किडनीज अपनी जगह, लेकिन आपने अपने सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से फंक्शनल रखना है, और उसके लिए प्रॉपर टेस्ट कराना, जैसे कि आपने कहा, एक्सरसाइज करना। देखिए, ग़िज़ा के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रखें। एक टाइम अगर आप अपनी शौक़ की चीज़ें खा लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा एहतियात कर लें। इसी जिस्म में आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। आप हर चीज़ बदल सकते हैं व्यूअर्स, फर्नीचर, ज्वेलरी, ये वो व्हाटएवर, गाड़ी, जिस्म नहीं बदल सकते। इसी बॉडी में आपने अपनी पहली सांस और आखिरी सांस लेनी है। सो क्या बेहतर नहीं है कि एक बेहतरीन अंदाज में हम इसे कर लें? और जैसे कि डॉक्टर्स ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने आके हमारे साथ ये बात शेयर की कि डायलिसिस से बचने की जो उन्होंने टिप्स शेयर की हैं वो, और अगर खुदा न खास्ता इस डायरेक्शन में जा भी रहे हैं तो आप अगर टेस्ट कराते रहेंगे रेगुलरली तो आपको बर वक्त पता चल जाएगा, और शायद आप उस डैमेज को अगर रिवर्स नहीं कर सकते तो रोक तो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इसकी अलामत बड़ी अजीब सी होती हैं, और जब भी किसी को मतली हो, दिल ख़राब हो और उसको समझ ना आ रही हो क्या रहा है मेरे साथ, हम अक्सर गलत रुख पे जा रहे होते हैं। शुरू में हमें ज़रूर अपने गुर्दों का टेस्ट करवा लेना चाहिए कि हमें रात को तकिए नीचे रखना, सर के नीचे, या भूख का कम लगना, वज़न कम होता जाना,
तो तब ज़रूर बंदे को ये सोचना चाहिए कि मेरे गुर्दों पे तो नहीं कोई मसला आ रहा, तो मैं टेस्ट करवानी चाहिए उसके। एग्जैक्टली वज़न कम होने पे लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर बिला वजह वज़न कम हो रहा है किसी भी रीज़न से तो वो किसी बहुत बड़ी बीमारी की भी इलामत हो सकती है, ऐसे। गुर्दे और भी बहुत सी चीज़ें। बहुत सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपना भी ख्याल रखें, साथ साथ दूसरों का भी रखें। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा ट्रिब्यूट वीक टू द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कंटिन्यू करेगा। जी हाँ व्यूअर्स, चोर मचाए शोर फिल्म 1996 की सायरा नसीम साहिबा ने ये गाना गाया और ये गाना पिक्चराइज हुआ हमारे मुल्क की बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार रेशम जी पे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपना नॉस्टैल्जिया वीक मना रहे हैं, द नॉस्टैल्जिक एरा ऑफ द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, और जब ट्रिब्यूट की बात करते हैं तो हमारी फिल्म की दुनिया के बहुत कम सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने बैक टू बैक कामयाबी हासिल की। एक ऐसी ब्रिलियंट यंग लेडी हमारे साथ हैं जिनकी पहली 7 फिल्में, आप सोचें कि यूजुअली पहली जब फिल्म कोई भी आर्टिस्ट करता है इस्टेब्लिश ही इंसान हो रहा होता है, ये आई और पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने उड़ा के रख दिया। 7 फिल्में बैक टू बैक सुपर हिट्स। एक बेहतरीन आर्टिस्ट, नॉट एन एक्टर, एक बेहतरीन आर्टिस्ट, ब्यूटिफुल मॉडल, सुपर मॉडल, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एंड बाय द वे एक बेहतरीन एंकर पर्सन भी, क्योंकि जो कुछ शोज़ इन्होंने होस्ट किए वो इतने अमेजिंग अंदाज में किए कि दिल खुश हो जाता है। एंड एक और चीज़, जब भी इन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट किया तो इन्होंने वहाँ पे जाके अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश नहीं की, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया, इन्होंने अपने ईस्ट को, अपने पाकिस्तान को प्रमोट किया। मुझे याद है कि बहुत अरसा पहले एक अवार्ड सेरेमनी में ये गई तो वहाँ पे उन्होंने उर्दू में ही गुफ्तगू की और इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, तो मैं उर्दू में ही बात करूँगी। और इस बात को पाकिस्तान समेत दुनिया के डिफरेंट कोनों में अप्रिशिएट किया गया। इनको वैसे तो हज़ारों अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से इनको नवाजा गया। और मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी हुई बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर, आई एब्सोल्युटली लव हर। हमारे मुल्क की सुपरस्टार, इंटरनेशनल सुपरस्टार रेशम जी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूँ मैं, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन। और खैर वो आपका प्यार जो है, जो आपके दिल में है, वो आपकी ज़बान पे आता भी है, नज़र भी आता है। तो बड़ी मुद्दत के बाद आप यकीन करें, मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट में किस मॉर्निंग शो में गई, तो मुझे जब कल कॉल आई ना, क्योंकि सुबह उठना जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई आपको बहुत प्यार से बुलाता है ना और ख़ास तौर पे आप वो चैनल जहाँ से आपको पजीराई मिली हो, जहाँ से आपका नाम बना हो, जहाँ से आपने मतलब डायलॉग स्क्रिप्ट पकड़ के डायलॉग पढ़ना सीखा हो, मतलब मेरा तो मतलब मैं तो पीटीवी की ही प्रोडक्ट हूँ, मैं ये कहती हूँ हमेशा। तो मुझे जब जब पीटीवी ने बुलाई, यकीन करें कि मेरी जान हाजिर होती है जब मुझे पता चला कि आपका शो है। तो मैंने कहा कि बस किसी तरह भी जाना है, चाहे मैं 2 घंटे सोऊं चाहे 3 घंटे सोऊं, लेकिन आपके शो में आके बहुत अच्छा लग रहा है। रेशम जी देखिए, जब हम बात कर रहे थे एक सर्टन ईरा की, जब फिल्म्स में जो अभी भी फिल्म का एक अच्छा वक्त था, फिर उसके बाद एक डाउनफॉल का वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक टफ टाइम से गुजरना शुरू हो गई इंडस्ट्री। आपने एक बहुत अच्छे वक्त में बहुत ही आला काम किया, अच्छे वक्त में आला काम किया, यानी कि आपके काम की क्वालिटी कुछ और थी। घूंघट, जीवा, पल दो पल, संगम, दुपट्टा जल रहा है, इंतहा, स्वरंगी, then there was चोर मचाए शोर, then love 92 95 लव 95 and तूफान। These are just a few of the projects that you did. संगम, संगम, हाँ संगम संगम कही से मैंने, मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। आपको नेशनल अवार्ड। लेकिन इसमें सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है, इसमें क्रेडिट है डायरेक्टर्स का,
बहुत सारा क्रेडिट से नूर साहब को जाता है, नूर साहब कल हमारे साथ थे। क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में रुखसाना भाभी, अल्लाह उनका जन्नतों में घर करे, भाभी ने मुझे कन्विंस किया, मुझे नूर साहब से मिलवाया। मैंने कसम का प्रीमियर देखा, मैंने सरगम का प्रीमियर देखा। जब उनकी फिल्मों, मैंने कहा पाकिस्तान में ऐसी फिल्म बनती है। जब मैं प्रीमियर पे गई तो मैं मजबूर हो गई उनको, भाभी को हाँ कहने में। तो मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में कहती थी कि मैं कभी पीटीवी के अलावा मैं किसी मैं फिल्म में काम नहीं करूँगी। मैं ओपनली ये बात कहती थी, मैं अखबारों को जब भी मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देती थी तो मैं कहती थी कि मैं नहीं करूँगी। लेकिन भाभी ने जब मुझे कन्विंस कर लिया तो फिर संगम का म्यूज़िक अमजद बॉबी साहब ने बनाया। ये इसमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज की जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें लैग करता है म्यूज़िक। आप यकीन करें, जब जीवा रिलीज हुई नहीं, जीवा जुगन रिलीज़ हुई ना, जब तो आप सोचें कि मैं जब बाहर निकलती थी तो मुझे तो, मेरे लिए तो एक वो चीज़ थी ना कि लोगों उस वक्त लोग कैसेट खरीदते थे और वो बड़ी मुद्दत के बाद लोगों ने अपनी गाड़ियों में वो जानू सुन जरा, आप यार दिल में जगह, I love that song, जानू सुन जरा is one of my favorite song। अच्छा, हमारे साथ सारा रज़ा भी, उनका भी इंट्रोडक्शन करा दें, उसके बाद हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। सारा रज़ा खान हमारे साथ हैं और जैसे कि आपने कहा कि आप एक प्यार में, एक लाड में पीटीवी के लिए, अपनी बहन के लिए आई, जब सारा को सिर्फ मेंशन किया, ने कहा कि बिजी थी तो हमने रिक्वेस्ट की कि सारा थोड़ा प्लीज़ टाइम निकालो, तो कहती है हाँ जी लेकिन ट्रिब्यूट हम किसको पेश कर रहे हैं। तो जब हमने कहा कि रेशम जी को कह रहे हैं तो उछलती हुई आई हमारी ये गुड़िया। Of course, she's like, you know, She's a we admire brilliant her and so talented. much. मेरे लिए ऑनर है कि आज मेरे लिए ये गाएंगी। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी ऑनर है क्योंकि ये इतनी टैलेंटेड है, इनकी आवाज़ में बड़ी पाकीज़गी है और बड़े अरसे से आपको सुना भी नहीं। तो मैं तो बहुत आज मैं खुश हूँ। और देखो, डॉटर ऑफ पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया, माशाल्लाह, नेशनली इंटरनेशनली माशाल्लाह। पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया। लेकिन पता है रेशम जी, जो मुझे इस बच्ची की सबसे प्यारी बात लगती है, क्योंकि मेरे सामने ये लिटरली इतनी सी थी जब ये जी, show पे हमने आना तो शुरू बहुत छोटा देखा है जब गाती थी। पॉइंट इज अपने सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट देती है, हाँ। बाअदब है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको बड़ी इज्जत दी है। मुझे अल्लाह जन्नतों में घर करे परवरदिगार ज़िले हुमा जी का 9 साल हो गए उनको बिछड़े हुए हमसे। तो वो मुझे एक बात कहती थी, मेरी मुँह बोली वालिदा थी, तो मैं मुझे एक बात कहती थी कि बेटा रेशम, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में से। क्या बात है। कि आपने इनके अदब की बात की ना, तो वो लोग जो है ना, देखिए इनकी आवाज़ जो है, जब आप सुनेंगे ना आपको लगेगा कि उफ के कानों में एक कोई चीज़ रस घोल रही है। तो ऐसे थोड़ी मंजिलें तय होती हैं, मंजिलें तो अदब से तय होती हैं। बिल्कुल। और बात यह कि जितनी मीठी आवाज़ है उससे कई गुना ज़्यादा मीठी इसकी पर्सनैलिटी है। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे प्यारे भाई जिनको आपने आते ही प्यार से सलाम किया और मैंने आदर 2 किया। हाथों से सलाम किया जी इनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे म्यूजिशियंस जिनके बगैर हमारा शो नामुकम्मल रहता है, और हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, लेकिन एक इतना खूबसूरत सा गुलदस्ता, इतना खूबसूरत सा बुके कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और अल्लाह ताला इनको वो वाली रिकग्निशन और रिस्पेक्ट दे जो ये डिज़र्व करते हैं। बेशक। सो शहजाद अली हमारे साथ कीबोर्ड पे हैं, वाह। मोहम्मद इकबाल साहब बेस गिटार पे, और मोहम्मद इकबाल साहब तो मुझे कभी कभी अपने को होस्ट भी लगते हैं हल्के हल्के से। देन वी हैव साजिद अली विद अस ऑन द ड्रम्स, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अली ऑन द तबला, ये तो वैसे ही मेरा बड़ा लाडला सा छोटा भाई है। एंड देन जगू दादा, जगू खान हमारे साथ है ढोलक पे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप सबकी इजाज़त से एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहला ट्रिब्यूट जो है वो सारा जी पेश I'm करेंगी। totally starstruck, you know, she's sitting right in front of us. आप अपने स्टार स्ट्रकनेस को काबू में लेके आए, हम इनको इस बच्चे को कंट्रोल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेशम जी की जर्नी, दिस ब्यूटीफुल जर्नी, वन ऑफ द ओनली फिल्म स्टार्स जिन्होंने टीवी से फिल्म की तरफ रुख किया, बड़ी कन्विंस होने। प्लीज ये कहें कि एक्स्ट्रा से काम शुरू किया, अपने करियर का आगाज पीटीवी से एक्स्ट्रा से शुरू किया, फिर एक ड्रामा मिला, फिर सीरियल मिला, फिर फिल्मों में काम मिला। मेरे लिए तो आप एज एक्स्ट्रा भी सुपरस्टार हैं। और एक बात बताऊं, ये वाला वर्ड जो है ना एक्स्ट्रा वाला, ये भी इस इंडस्ट्री से हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कोई इंसान गुजरे भी स्क्रीन से, हमें एक्स्ट्रा नहीं बुलाना चाहिए। इस पे भी हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं।
when we have a living legend in front of us and such a beauty, such a grace, such humbleness. So I would like to start unplugged. कलियां खिला देते हैं एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती हैं एक मुस्कुराहट तेरी, नग़्मे सजा देती है हल्की सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतज़र हमको ज़माना लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरी हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। Isn't it lovely? ये भीगी जुल्फ़ें तेरी जैसे गगन में घटा, ये भीगी जुल्फ़ें तेरी जैसे गगन में घटा, मिलती सांसें तेरी जैसे चमन में हवा, तेरे बिना ये जहां बेरंग सारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरी हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। कलियां खिला देती एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती एक मुस्कुराहट तेरी, नग़्मे सजा देती है हल्की सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतज़र हमको ज़माना लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। And can you just zoom on her? कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। हाँ, जूम इन होना चाहिए। आपने इतनी रूह से गाया है, इतनी रूह से गाया है कि मैं जब ये गाने की पिक्चराइजेशन हो रही थी मरी में, आप यकीन करो मैं उसी ट्रांस में चली गई। वो जो शूटिंग हो रही थी उस वक्त, हीरो मुझे हाथ पकड़े तो वो एक दूसरे का हाथ ना पकड़ पाए, तो सैयद नूर साहब ने कहा इधर आया, पकड़े रेशम का। तो उस वक्त ना एक्टर बड़े शर्मीले से होते थे, अल्लाह बड़ी का शुक्र हया है।
अब तो कुछ उल्टा ही सिलसिला चल रहा है आजकल। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है और है भी कि आपके जैसे खूबसूरत चेहरे सामने हो और मेरी आवाज़ प्लेबैक पे हो। यू नो, आई जस्ट लव बीइंग प्लेबैक फॉर यू। मैं सदके मेरा बच्चा। और ऐसी बता क्या हमारी फिल्म में जो कमी है ना, वो अच्छी आवाज़ की है, अच्छे म्यूज़िक की है। फिल्म में लोग देखने, देखिए मौला जट एक वाहिद फिल्म है जी, जिसमें आप फिल्म देखें तो आपको गाने की कमी महसूस नहीं होगी। अदरवाइज हर बंदे ने ये समझ लिया कि हम बगैर गाने और बगैर म्यूजिक के फिल्म बनाएंगे। जो फिल्म देखने जाता है, व्यूअर जाता है, उसको एक पूरी इंटरटेनमेंट चाहिए, एक पूरा पैकेज चाहिए। उनको हीरोइन गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, अदाएं करती हुई नजर आनी चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में एक थोड़ा सा रिलीफ उनको मिलता है जब वो टिकट लेते हैं, सिनेमा जाते हैं, फिल्म खुद को एंटरटेन करने जाते हैं। वरना फिर फिल्म और टेलीफिल्म में क्या फर्क रह फर्क क्या रह गया? और पता क्या, वही आपको देखिए, टीवी तो एक एक्टर की एक्टिंग की पावर होती है जो आपको चैनल रोकने पे मजबूर कर देती है। तो अदरवाइज यही समझा जाता है कि जो है ना, हम किसी वक्त रिपीट पे भी देख सकते हैं। सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो शोबिज़ का एंड है। आप जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर लाइन में लगते हैं, टिकट लेते हैं, फिर फिल्म देखने जाते हैं। लेकिन जब आप देखने जाते हैं तो आपको एंटरटेनमेंट भरपूर मिलनी चाहिए। मैं लोगों से कह के थक चुकी हूँ कि इस वक्त अच्छा म्यूज़िक चाहिए, अच्छे गाने चाहिए। मैं इतनी लकी थी, मैं खुद को इतनी लकी स्टार समझती थी कि उस वक्त 10-10 गाने जो थे वो जो फिल्म बेस्ड प्रोग्राम्स होते थे उसमें 10 के 10 गाने मेरे होते थे, एक किसी और एक्टर्स का होता था। कि मुझे अच्छे गाने मिले, मुझे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स मिले, मुझे अच्छे डायरेक्टर्स मिले। तो गाने प्लीज़ फिल्मों में म्यूज़िक को रखें, उनको डालें, तो फायदा है, अच्छी कॉम्पोजिशन। एक जरूरी बात, हमारा तो फायदा है, हम cover करते रहेंगे, अच्छा, cover but I want करते to talk about film Jiva. जी, Jiva was your first film. संगम वाज माय फर्स्ट। संगम was the first film. लेकिन हुआ ये था कि संगम का एक गाना मेरा और शान का पिक्चराइज हुआ, आप यार दिल में जगह धड़कनों में समा। तो वो गाना एडिट हुआ, वो सिनेमा में मतलब स्टूडियो की स्क्रीन पे प्रोड्यूसर ने देखा। उन्होंने कहा कि मैं पहले हीरोइन को देखूंगा कि इसको स्क्रीन ने एक्सेप्ट किया है या नहीं। वो मेरा कार्ड में तब तक नाम नहीं प्रिंट करवा रहे थे। उस जमाने में टॉल एंड स्लिम एंड साइज 0 वाली फिल्म एक्ट्रेसेस नहीं थी। तो इंडस्ट्री ने भी, अच्छा, मैंने क्या चला, मैं आपको बताऊं, मैं कुछ चलाकी क्या लोगों ने शर्तें लगाई कि इनको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उस वक्त फिजिक बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। हाँ, फिल्म एक्ट्रेसेस की, ये बल्कि हीरोइनें थी ऑन द हेल्दियर साइड। तो जीवा जब उन्होंने गाना देखा प्रोड्यूसर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि इसको ना स्क्रीन ने कबूल किया है। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा नाम प्रिंट करवाया कार्ड्स में। फिर जीवा की ओपनिंग हुई, हम टर्की चले गए शूटिंग करने के लिए। और टर्की में जाके उस फिल्म में मैंने ये किया था क्योंकि मुझे पता था कि बहुत मेरी स्ट्रेट बॉडी है, मैं स्लिम हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ीरो साइज़ हूँ। तो बीजी ने कपड़े बनाए थे, कुछ कपड़े वसीम खान ने भी बनाए उसके। तो हमने क्या किया कि ऊपर जो अपर बॉडी थी, ऊपर मैंने थोड़े ब्लाउजेज जो थे वो फिटिंग वाले थे, नीचे सारा फ्लोई था, वो कैन लगा हुआ। तो फिगर जो था मैंने कहा पकड़ा ही नहीं देना चाहिए, वरना लोगों को थोड़ा हेल्दी हीरोइनों को देखने की आदत है। मैंने कहा कि अच्छा पहले तो बट आपकी वजह से वो ट्रेंड चेंज हो गया एंड देन हर लड़की को मार्जिन मिल गई एटलीस्ट ट्राई करने की। लेकिन जुगन मुझे एक सच्ची बात बताऊं, यू वर अ ट्रेंड सेटर। हाँ, ये मैं नहीं कहती, ये लोग कहते हैं, मैं तो इस काबिल ही नहीं कि मैं ये अपने लिए बात कहूँ। बात यह कि मैंने मेहनत बड़ी की, लेकिन मुझे एक बात का यकीन था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ तो गई, भाभी मुझे ले आई है, नूर साहब का बड़ा यकीन था कि ये फिल्म मतलब हीरोइन बनेगी, हिट हो जाएगी। मैं इर्द गिर्द जब हीरोइंस को देख रही थी ना, तो मैं अपनी जिसामत देखती थी तो मैं कहती थी कि हो ही नहीं सकता कि मैं फिल्म में कामयाब हो जाऊँ। वो बिल्कुल कांगड़ी पहलवान, सूखी सी, और वो उसके अलावा जेलसीज भी उस वक्त बहुत होती थी ना। अच्छा, अब ज़्यादा है मुझे। अच्छा, अब ज़्यादा लगता है, अब ज़्यादा हसद लगता है, अब जेलसी ज़्यादा लगती है, क्योंकि खबरें बड़ी फनी आती थी ना उस जमाने में, फलां को ये तो फिर वो। और उस वक्त सच्ची बात है, क्योंकि मूवीज का दौर था, ड्रामों के आर्टिस्ट की तो कोई ऐसा बात भी नहीं करता था। लेट्स कॉल अ स्पेड। जो फिल्म स्टार्स थे उन्हीं की बात करती थी, तो वो होती थी तो कि रेशम जी ने फलां को इस तरह से देखा और ये खबर होती थी, और हर बंदा पढ़ता था और एक्साइटेड भी होता था। और थे अल्लाह माफी दे, कोई ड्रामे के अंदर कोई आग लग गई, बम धमाका हो गया, पता नहीं क्या क्या होगा, कोई उसके बारे में लिखता ही नहीं था। और रेशम जी ने मुड़ के देखा। अच्छा, मुझे वो दौर ना टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस दौर में ना मैंने मुझे उस दौर की यादें भी मेरे साथ हैं, क्योंकि उसमें एक इश्तिहार आता था कि शान और रेशम
जो भी कास्ट में लिखा जाता था, तो लोग वो एक अखबार में वो इश्तिहार पढ़ के आते थे फिल्म देखने के लिए। और आज सोचें कि सोशल मीडिया पे भरमार होती है प्रोमोज़ की, पब्लिसिटी की, और अपीयरेंसेस होती हैं। जाके हमने कभी भी जाके किसी मॉल में अपीयरेंस नहीं दी। एक इश्तिहार उर्दू में लिखा होता था कि ये फिल्म और ये आर्टिस्ट है, जिसपे लोग फिल्म देखने के लिए आते थे। और क्योंकि स्टार पावर होती थी ना। बिल्कुल। अब जो है आप पब्लिक में जाएं, सेल्फियाँ खिंचवाएं, जाके वीडियोस बनवाएं, लोगों से बातचीत करें, लोगों से इंटरेक्ट करें। और फिर भी मैं कहती हूँ कि मुझे दुख होता है कि इक्का दुक्का फिल्में जो हैं वो चलती हैं और बाकी जो हैं फिर वो हॉल खाली होते हैं। बिल्कुल। और बात वही है कि व्यूअर्स देखें, स्टार पावर जो है ना उसकी अपनी एक वैल्यू है। बहुत से लोग जो हैं, देखिए आप अपने प्रीमियर पे तो जाया करते थे, राइट? हाँ, प्रीमियर पे आप जाते थे और मतलब जो लोग आपको नज़र आ रहे थे होते थे प्रीमियर पे, उसके अलावा जो बाहर एक अन्नावार पागलों वाला रश होता था और लोग बाकायदा गेट और दीवारें तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करते थे, वो वाला अब हम ग्लैमर नहीं देखते। और वही वाली बात की तरफ वापस आऊँगी जो रेशम जी ने बिल्कुल अभी शुरुआत में की कि एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टेली फिल्म्स को फिल्में बुलाना शुरू हो गए हैं। बनाएं, ड्रामा के डायरेक्टर ज़रूर फिल्में बनाएं, लेकिन फिर कम से कम फिल्म के जो तकाजे हैं उनको तो पूरा करें। हम ब्रेक की तरफ जाए। जी जी रेशम, मैं जब से ये फिल्में देख रही हूँ ना, मतलब जो बन रही हैं, नए लोग आए हैं, कुछ बड़ा अच्छा काम करते हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी एक हीरोइन का कोई गाना अच्छा पिक्चराइज होते हुए देखा हो फिल्म में। मतलब म्यूजिक नहीं है भाई, म्यूजिक एक मेन पार्ट है, फिल्म का हिस्सा है, उसे आप कैसे निकाल सकते हैं? हमेशा एक सैड सॉन्ग होता था, रोमांटिक 2-3 गाने होते थे, ठीक है, एक आइटम नंबर टाइप चीज़ भी होती थी, कभी नहीं भी होती थी, लेकिन गानों के ऊपर फिल्म लोग देखने के लिए आप ब्रेक जाते से थे। जब वापस आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि सैयद नूर साहब डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर साहब ज़रूर रखते थे सेट पे, लेकिन अक्सर वो कहते थे रेशम खुद करो बेटा, खुद करो। मैंने कहा शाहजी मैं कैसे करूँ, करके दिखाओ। वो फिर कहते हाँ ये वाला तुम चल के आओगी, थोड़ा तुमने ये करना है, तुमने ऐसे करना है। घड़ी रात के एक बजाय जो आपने बजाया अभी गाना, वो मैंने किए मैं सारे स्टेप्स खुद। हाँ, उन्होंने कहा कि जो लड़की एक घर की लड़की है, जो घरेलू लड़की है, तो वो नाचती हुई भी तो घरेलू लगे ना। मतलब सॉरी टू से वो मतलब वो डांसर तो ना लगे। बिल्कुल, उनकी सोच जो थी ना वो बड़ी अच्छी ये सोच व्यूअर्स थी। आप क्लिप भी देख रहे हैं, साथ साथ उसी बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक और चीज देखें, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ब्लो ड्राई नहीं हुआ हुआ। जो भी मैंने वही आपको कहा ना, मैंने कहा ये जिस मामा मुझे कहा करती थी ना, ये क्या झाटा अपना खोल के आ गई, तो ये आई एम सॉरी, नेचुरल वो थोड़ा झाटा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे है ना। अक्सर Sorry, मेरे जितने भी गाने हैं ना, मैं जब वॉश करती थी और वो खुद ब खुद जो हवा से बाल ड्राई हो जाते थे, तो वो हल्का सा मिनिमल जो भी मुझे मेकअप करना खुद आता था तो मैं करके आ जाती थी। बहुत कम फिल्में, हाँ, जहाँ मैंने कोई ऐसा कैरेक्टर करना हो कि जैसे कोई मतलब कोई कैरेक्टर है कोई, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर मैं कहीं कभी कभी बाल बनवा लेती थी, डेपिलेक्स पे जाके, सैलून पे जाके, ठीक है, बबलू से मेकअप करा लेती थी, डेपिलेक्स से करा लेती थी। तो ऐसा नहीं कि वो फिर मैं बन संवर के आती थी, लेकिन जहाँ पे मुझे घरेलू कैरेक्टर मिला है ना, मैंने वहाँ बाल बनाए, ना मैंने वहाँ से मेकअप करवाया कहीं से। मे बी दैट्स ऑल्सो अ रीजन व्हाई वो फिल्म्स इतनी सुपर हिट रही, बिकॉज लोग रिलेट कर पाते, अदरवाइज लोग रिलेट नहीं कर पाते। मुझे तो ड्रामों में इस चीज का गिला है कि भाई एक खातून जनाजा पड़ा होता है, जनाजा पड़ा होता है और जो मेकअप खातून की डेथ हुई हुई है उसका मेकअप हुआ हुआ है, और मैं देख रही होती हूँ गौर से, मैंने कहा कि ये तो हुसल के अच्छा अल्लाह माफ करे, ये तो मामला गलत हो जाता है ना। फुल मेकअप के साथ नहीं, अल्लाह माफी, देख मतलब हस्बैंड रो रही है और मतलब वाटरप्रूफ मस्कारा भी नहीं लगाया हुआ, तो काले। आपने जो मैंने सीरियल किया था, आपने जो मैंने मनु सलवा, वो एक तहज्जुद पढ़ने वाली लड़की, बिल्कुल। तो मुझे डायरेक्टर ने कहा मेकअप करें, मैंने कहा मेकअप क्यों करूं, मैंने कहा हल्का सा मैंने कंसील कर लिया है, मैंने बाल नीट कर लिए, बांध लिए। मुझे बताएं कि जब लड़की उठ के तहज्जुद पढ़ती है तो वो क्या मेकअप करती है? मैंने कहा आप टेक करें, मुझे मेकअप नहीं करना, जहाँ मैं मेकअप आपको चाहिए होगा मैं उससे ज़्यादा अच्छा मेकअप करूँगी। क्योंकि जो आर्टिस्ट होती हैं, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, नॉट आर्टिस्ट, जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो लड़ती हैं कि जी आपको नजर नहीं आ रहा था सर कि मेरा मुंह ऐसा आ रहा है या मेरा मुंह ऐसा आ रहा है। लोग तो बीच टेक के रोक के कहते हैं जी मुझे 1 सेकंड शीशा दिखाएं। सो द पॉइंट इज आपका बहुत एक नेचुरल तरीका है, यूर अ मेथड एक्टर। मैंने 1-2 डायरेक्टर्स देखे पाकिस्तान से बाहर, मैंने उनकी हीरोइन के कभी भी बाल नीट बने हुए देखे ही नहीं।
मतलब जैसे आप उंगलियों से नहीं बाल वैसे संवार लेते हैं, जैसे नीट बाल जो हैं वो तो एक ब्राइड के बने होते हैं। मतलब मैंने नहीं देखा कि वो बाल, मुझे उस डायरेक्टर की बात ही अच्छी ये लगती है कि उनके उसकी हीरोइन के बाल कभी नीट नहीं बने होते, रफ बने होते हैं बाल। बट दैट्स द थिंग, वो जो एक जहाँ पे फिल्म में ग्लैमर है वहाँ पे फिल्म से लोग इसलिए भी रिलेट करते हैं क्योंकि वो रियलिस्टिक भी होती है। आप ग्लैमर ऐड करते हैं गानों में, म्यूजिक, गाने में मार्जिन होता है, गाने में मार्जिन होता है। हम लोग भी जब अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जाते हैं तो हम क्या क्या सोचते हैं, तो वो हम फैंटेसी दिखा रहे होते हैं ना। हाँ, लेकिन वो बात नहीं रही अब। अच्छा ओके, सो संगम फिल्म पहले, संगम रिलीज बाद में हुई थी, रिलीज बाद में थी बट शूट पहले हुई थी, बट रिलीज जीवा पहले हुई थी। जीवा पहले हुई थी ईद पे 95 में। अच्छा, पहली फिल्म का एक्सपीरियंस तो बताएं ना, उस जमाने में फिल्में कैसे शूट होती थी? उस वक्त तो कोई वो नहीं होते थे, वैनिटीज नहीं होती थी, ये ड्रामे। मुझे कभी भी वैनिटी नहीं मिली। हाँ, अब तो मिलती हैं। कुछ साल पहले मुझे नहीं, शुरू से ही कमर्शियल्स में मिली है। जितने भी मैंने टीवी कमर्शियल्स किए हैं उसमें बाहर बैंकॉक कहीं भी वैनिटी वैन मिली है। लेकिन हमने सारी ज़िंदगी जो काम किया है सूरज के नीचे किया है। हद क्या होता था जी कि वहाँ छाँव है तो वहाँ कुर्सी रख लें। तो कई बार ऐसा भी होता था कि ऐसा लगता था कि सूरज मुंह पे चपेड़े मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, इतनी गर्मी होती थी। और यकीन करें जब मैं आती थी तो इतना हेयर फॉल होता था ना, स्वेटिंग और ये और वो, बट हमने मैनेज किया, हमने काम किया क्योंकि हम काम करने आए थे। मैंने कभी भी स्टार बन के काम नहीं किया, मैंने हमेशा मजदूर बन के काम किया। मैं एक बात बताऊँ, मैंने आपके साथ 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक हमने वो किया था मनोसलवा, जिसमें ऑब्वियसली यू वर द स्टार, और मेरा बीच में आपके मतलब मेरे शौहर की फिर आपसे शादी हो जाती है, कुछ इस टाइप का कुछ सीन होता है उसके अंदर। और दूसरा हमने एक और प्रोजेक्ट किया था जिसका गाना बड़ा फेमस हुआ था, आपको याद है? हाँ। जो हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया था। अच्छा, मुझे समझ ही ना है कि मैंने क्या करना है। पूरे गाने में मुझे बार बार बाजू से पकड़ के कि इधर आओ, शॉट के अंदर आओ। मैं कहा आप कर लेना। मैं साइड पे कहीं बैठी दरख्त को जफ्फी मार के, मतलब मैं कभी इधर लमको कभी उधर लमको, पकड़ के मुझे लेके आए। कौन सी स्टार स्क्रीन शेयर करती है किसी और के साथ? मैं तो वो गाना स्टूडियो में हुआ था, याद है? याद है, हाँ, स्टूडियो में था, मुझे याद है। वो कभी हमने ऊपर भी किसी एक सैड सॉन्ग सा था, कुछ सॉन्ग सा था। आपने रेड पहना हुआ था। अच्छा, You were wearing red and you looked beautiful. And it was a beautiful song also. खुद अपनी तरफ देखा कभी आपने? नहीं, मैं तो कितनी खूबसूरत हैं आप। आपको पता है, मैं मेरा फेवरेट टर्म अपने लिए आई एम अ बांदर। आई एम अ वेरी हैप्पी बांदर। बट द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे, लुक, आई एडमायर ब्यूटी, एंड मोर देन ब्यूटी आई एडमायर ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स। जो इंसान अच्छा होता है ना, उसके बिहेवियर, उसका किरदार, वो सारी चीजें फिर रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड मैं यहाँ पे बैठ के जस्ट एज अ होस्ट ये नहीं कह रही कि ओ मतलब मुझे कुछ लिखा हुआ उन्होंने दिया, आपने देखा, मैं स्क्रिप्ट की तरफ तो बेयरली देख रही हूँ। मूवी का नाम देखना हो या व्हाटएवर तो तब देख रही हूँ। आई नो हर, आई वर्कड विद हर। आपको बंदे का तब पता चलता है जब आप किसी के साथ काम करते हैं या स्क्रीन आपको उनके साथ शेयर करनी पड़ती है। सारा मैं आपको बता नहीं सकती, लोग आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं कि आप कहते हैं यार ये तो मेरे साथ मेल एक्टर्स, लेकिन एक बात बताओ, मेल एक्टर्स इतना तंग करते हैं। लोग बाद में अपना ही काम खराब करते हैं, उनके ही काम बुरा होता है स्क्रीन पे, उनका काम बिल्कुल अच्छा नहीं आता। आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ बांटें, आसानियाँ मिलेंगी आपको। जब आप किसी की राह में रोड़े पत्थर अटकाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपके हिस्से में क्या आएगा? तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि अगले बंदे को मैं अपने साथ वो कंफर्ट दूँ, वो कंफर्टेबली मेरे साथ काम करे। और मैंने कभी कोई ऐसा एक्टर कभी नहीं कहेगा कि रेशम ने सेट पे कोई सीन क्रिएट किया, कुछ किया, नहीं। मैं हाइपर हो जाती थी और मुझे घूरी आती थी इनकी। मैं कच्ची होके आके बैठ जाती थी कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो क्या रहा है, क्या चीज़ तंग कर रही है। और मुझे खिज चढ़ी होती थी किसी बात पे, बहुत मैंने तंग किया है लोगों। अच्छा, मैं हाइपर होती हूँ, मैं घर में होती हूँ, लेकिन मैं सेट पे मुझे है कि मैं किसी को भी ना वो मतलब अनकंफर्टेबल ना करूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि अगला बंदा कहे घर जाए तो मेरी तारीफ करे। अच्छा, अब जब काम करना शुरू किया तो उस वक्त और कौन कौन सी आर्टिस्ट थी, कौन कौन से मेल आर्टिस्ट थे, और किसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बना जो आज भी कंटिन्यू करता है? इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी व्यूअर्स, ब्रेक के बाद।
सुपर हिट गाना, सुपर हिट फिल्म दुपट्टा चल रहा है, 1998 में रिलीज़ हुई। अरशद महमूद ने ये गाना गाया और ऑफ कोर्स हमारी बहुत ही हसीन, हमारी सुपरस्टार, मेरे दिल की धड़कन रेशम जी के ऊपर ये पिक्चराइज हुआ। अच्छा, इस मूवी के आगे पीछे 2 मेजर फिल्म्स निकली थी, आई थिंक टाइटैनिक एंड चूड़ियाँ। अच्छा, और वो तनी हुई फिल्में थी, जैसे गुड्डी नहीं तनी होती, सुपर हिट फिल्म चूड़ियाँ उस वक्त, और टाइटैनिक। तो प्रोड्यूसर ने कहा नूर साहब से कि फिल्म लगा दें। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इतनी बड़ी उनकी हिट चल रही है चूड़ियाँ, तो आप उसके आगे फिल्म ना लगाएं, अल्लाह ना करे फ्लॉप ना हो जाए। तो इसके जो प्रोड्यूसर थे जमशेद ज़फ़र साहब, एक बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई और मुझे उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है तो देनी है, और उन्होंने फिल्म जो है वो बड़ा दिल रख के रिलीज़ कर दी। और आप यकीन करें कि इसमें एक्चुअली वो टॉपिक ये था कि अक्सर हमें सुनने को ये मिलता था कि फ़लाँ की बेटी जहेज़ नहीं लेकर गई तो उसको जला दिया गया, और वो चूल्हा फटा तो वो मर गई, खुद से आग लग गई, चूल्हा फटा। तो उसमें ये दिखाया था, उन्होंने ये इशू बेस्ड फिल्म थी, और नदीम साहब के साथ मेरे बड़े प्यारे प्यारे सीन, और मेरे भाई का कैरेक्टर किया था। अच्छा, ये गाने में दिखाया कि वो कहती मैंने अपना कॉलेज की लड़कियों के साथ मैंने मरी जाना है, तो कहते तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो दिखाया, मतलब दिखाया, पहले तो मैंने इम्पोर्टेड कपड़े थे, मैं वही कहने लगी थी कि भाई ने दिखाया कि वो लंडे से कपड़े लेकर आता है, नदीम साहब लंडे से कपड़े लेकर आते हैं, तो ये जाती है। अच्छा, मैं ना ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। सुनना रस्ते च की होया, रस्ते च सुनो, ਐਵੇਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, तुसी रस्ते च सुनो मेरा की होया। मेरी बहन जो है वो साथ, तो उस वक्त वो मोटरवे तो नहीं बना था, हम हाईवे के हम मरी जाना था शूट करने। हमने एक रास्ते में पिंडी से बहुत बड़ी एक अच्छी जगह से कढ़ाई खाई, हमने कहा हम रास्ते में खाना खाते हैं। अच्छा जी, बाय द टाइम जब मैं पहुंची वहाँ पे, पेट खराब, वहाँ जब पहुंची, नहीं पेट नहीं खराब हुआ, ये कि नूर साहब ने कहा कि अच्छा वो चक्कर आ रहे थे ना मुझे। नूर साहब ने कहा बेटा तैयार हो जाओ, जल्दी से मेकअप कर लो, शॉट करना है। मैंने कहा शाहजी, हम उनको प्यार से शाहजी कहते हैं, मैं कहा शाहजी हम इतनी दूर से आए हैं, मैं तो सोचा कि सुबह शूटिंग करेंगे आप। नहीं आप तैयार हो जाए, गेट रेडी, लो जी। अच्छा, बाय द टाइम जब मैं मेकअप करके बाहर निकली ना, तो अंदर जो वो मिट्टी के तेल वाला चूल्हा था वो जल रहा था, वो हीटिंग के लिए, क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ी हुई थी, कमरा बहुत ठंडा था। जब मैं शॉट देने के लिए बाहर निकली, मैं वॉमिटिंग कर, ओह माय गॉड सर मैंने पकड़ लिया, वो सारी गैस मेरे सर को, दिमाग को चढ़ गई। मैंने कहा नूर साहब मुझे आधा घंटा दे दें। अच्छा, शाह साहब, शाह जी ना अपने काम के, नूर साहब बहुत वो कि नहीं मेरा शौक पैशनेट है, हाँ बहुत पैशनेट अपने काम को लेके। फिर अगले दिन हमने किया, अच्छा बर्फ़ें जो थी ना, ये जो स्नोफॉल थी, तो मेरी छेड़ थी, मैं कभी भी उसमें कहती थी अल्लाह करे शूटिंग कैंसिल हो जाए, है बड़ी ठंड होगी, बर्फ़ पड़ी होगी, मुझे इतने कपड़े। ये भी तो सिंगल पसली सी थी ना आप, तो अच्छा खैर मुझे ये करनी कोई इंसुलेशन के लिए गोश्त वोश नहीं था। तो अच्छा, ये सारा उसमें तब से लेके अभी तक सिंगल पसली है। हाँ, इस गाने में वो दिखाया कि एक वो स्नो का वो जो बनाते हैं, ये उसमें वो स्नोमैन, तो वो अच्छा वो शाह जी ने, नूर साहब ने अपने हाथों से बनाया। तो वो ये गाना जो है हमसाया मुल्क में कॉपी किया वर्ड टू वर्ड इन्होंने, वो सारी धुन भी गई थी, और मेरा ख्याल जानू सुंदरा को भी किया गया। काफ़ी गाने हैं हमारे, वो ऐसी फिल्में जिन्होंने मैंने काम नहीं किया, मुनव्वर ज़रीफ साहब की फिल्में डायलॉग टू डायलॉग, वर्ड टू वर्ड हिंदुस्तान में कॉपी हुई है। हमारा ऐसा काम कॉपी हुआ है कि आप, क्योंकि उस वक्त हमारा सिनेमा टक्कर का जा रहा था, और बड़ी हमारी ऐसी फिल्में होती थी जो वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा पॉपुलर। आज मैं कहती हूँ हर बंदा कसूरवार है, आर्टिस्ट भी, हम सारे लोग। बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा गया है, कहानी के साथ बैठें, डायरेक्टर के साथ बैठें, डिस्कस करें, बार बार डिस्कस करें। आप मतलब ये लकीर के फ़कीर हैं कि जो मतलब सीरियल भी वैसे हो बन रहे हैं, ड्रामे। नहीं, पर आप देखें फिल्मों पे तो एक टाइम ऐसा आया कि फिल्म के सेट के ऊपर सीन्स आ रहे हैं, जैसे फिल्म बन रही है और सीन्स आ रहे हैं। आर्टिस्ट को भी फुल स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी, बिकॉज पता ही नहीं होता था कि क्या होना है। और ये वो टाइम था जब रेशम जी ने स्टेप अवे किया, क्योंकि जब मेरी बात रेशम जी से, मैंने कहा पीक ऑफ योर करियर, आपने कहा कि मैंने नहीं अब फिल्में, तब मैंने मनोसलवा आपके साथ किया, तब हमने मनोसलवा किया। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर, क्योंकि आप लोग बार बार, जब मैं भी देखती हूँ ना कि गाने इतने प्यारे इनके ऊपर, एक से बढ़ के एक गाना है, मतलब मुझे
ज़्यादा पड़ गए थे गाने नॉर्मली। देखिए मैं सारा एक बात बताऊँ आपको, मैं जब फिल्म देखने जाती हूँ ना, चाहे वो कोई भी फिल्म है, मैं सच बोलूँगी, मैं फिल्म में देखने जाती हूँ कि पहले मैं देखती हूँ कि इसके गाने कौन कौन गाने कौन कौन से, क्योंकि सबसे पहले गाने आउट होते हैं ना, एग्जैक्टली। तो मैं वो मुझे म्यूजिक अट्रैक्ट करता है फिल्म देखने के लिए कि इसके गाने अच्छे हैं मुझे, क्योंकि मैं म्यूजिक लवर हूँ और हमारी बहुत सारी आवाम म्यूजिक लवर है। So true. वो फिल्म देखने जाते उसमें गाने नहीं होते, उसमें और हीरोइन point की is, अदाएं नहीं आप होती। शायरी भी इतनी खूबसूरत करती हैं और आप जब किसी का भी कुछ पढ़ती हैं, किसी का भी लिखा हुआ, तो इतनी खूबसूरती से आप अदा करती हैं। तो पॉइंट इज, जो इंसान क्रिएटिव होता है, खुद पर्सनली क्रिएटिव होता है, ज़बरदस्ती का क्रिएटिव नहीं, क्योंकि भाई मीडिया और मतलब आप कर रहे हो व्हाटएवर, जो एक्चुअली दिल से होता है। ये अच्छा था, जबरदस्ती का और क्रिएटिव। एक्चुअली के म्यूजिक की बहुत शौकीन है, इनके घर में बड़ी महफिलें होती है। महफिल ये नहीं कि हज़ारों लोग आए हुए हैं, मुझे स्कूल से मुख्तसर निकाल लोग दिया होते था हैं। क्योंकि मैं वॉकमैन ब्रेक में वॉकमैन पे नूर जहां जी की गजलें सुन रही थी। ठीक है, फिर आपको सुनाएंगे नेक्स्ट। हाँ, तो उन्होंने 10 दिन मुझे वो पनिशमेंट दी कि भाई स्कूलों काट देता, उन्होंने कहा जाओ तुसी घर जाके गाने सुनो। हाय अल्लाह। मैं इतनी म्यूजिक लवर, मैडम जी की तो गजलें आज भी सुनो ना तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कसम से। मैम उस दौर में यही था ना कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। माशाल्लाह शी इज़ सो प्रोफेशनल। ये खूबसूरत है, सामने है। जो सिंगर होता था वो पीछे होता था, जो शायर होता था वो लिखता था। अब जो है वो जो सिंगर होता है वो कहते हैं मैं खुद ही गाऊंगा, मैं खुद ही लिखूंगा, नहीं, वीडियो होता पे भी पता मैं खुद क्या ही आ है? जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा ये होता है Totally कि कोई against अच्छा ऑलरेडी रिलीज हुए हुए गाने, मुझे जिस चीज पे हैरत होती है, ऑलरेडी रिलीज अच्छा, हुए मैं हुए यहाँ गानों पे पे एक वो फिल्म आवाज- में ऐड कर दिया जाता है। बंदा कहता है ये तो हम एक- पिछला पूरा साल सुनते रहे हैं। एक क्रेडिट मैं देना चाहूँगी एक आवाज़ को। मेरी ऊपर सबसे ज़्यादा गाने फिल्मों में जो सुपर हिट हुए हैं वो सायरा नसीम साहिबा। स्वीट। उन्होंने दिल तोड़ के ना जा, वो ये मैं ये लास्ट में मैंने आपके लिए अरे रखा था। प्लीज, ये सायरा ने इतनी रूह से गाया, सायरा नसीम ने, और ये गाना मैंने पिक्चराइज करवाया और मैं कहती हूँ स्क्रीन पर जब देखा ना तो मज़ा आ गया, क्योंकि आवाज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है कि एक आवाज़। नूर जहाँ जी के जो गाने थे अंजुमन जी साहिबा पे, जो जितनी भी हीरोइनों पे पिक्चराइज होते थे, वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ही नहीं देने पड़ते थे, आवाज़ में ही इतना एक्सप्रेशन होता था। तो सायरा नसीम को एक क्रेडिट जाता है। दोस्त है मेरी, बहन है मेरी। कल थी शो पे हमारे साथ, कल वो अच्छा, और नूर साहब हमारे साथ थे। अच्छा, मुझे ना, मैंने आज उनसे कहा जब आपकी टीम ने कहा ना कल आपने आना, तो मैंने कहा मेरे गाने तो सायरा नसीम साहिबा ने गाए, तो मेरे गाने कौन गा रहा है? तो उन्होंने कहा सारा रजा। मैंने कहा नहीं, उसकी आवाज़ बड़ी मासूम और बड़ी पाकीज़ा आवाज़ है उसकी ना। तो सायरा नसीम को बहुत क्रेडिट जाता है कि उसने मेरे गाने बहुत अच्छे गाए और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मेरी दोस्त है, मेरी बहन है और मुझे बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा, तो जिस गाने की आप बात कर रही थी, अब अगर हम वो गाना सुन लें। वो गाना मैं चाहती हूँ कि मैम के ऊपर मैं एंड पे सुनाऊं। हाँ, अच्छा, मुझे मुझे रेशम tribute कहना, दो। please। ओह अच्छा, मैं आपको रेशम कहूँ ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, आप मुझे Very रेशम down to कहें, earth। आप मुझे रेशम कहें, आपको कसम में चले प्लीज। ओके, रेशम जी को ये गाना अच्छा, रेशम जी डेडिकेट अब अगर ये एक हीरो और हीरोइन के बीच में सीन हो रहा तो होता फिर तो वो हीरो ये जरा बेचारा- देखे ना, मगर इस सीन के अंदर जो है रेशम जी हीरो बन गई है। नहीं, उन्होंने मुझे- हाथ थाम नहीं, लिया है हीरोइन ही और है। सायरा वो ही करने वाली जो। और मैं आपको एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ Please, बिकॉज please। आई जस्ट लव दिस एरा। और मैं साइमा जहाँ जी, अजहर जहाँ जी, ये सारे उफ, क्या सायरा गाने नसीम गाए। जी, यू नो आई जस्ट लव देयर वर्क। मैं उस वक्त नहीं थी, वरना मैं आपके लिए गाने गाती, लेकिन अब आप दोबारा आप फिल्म उस वक्त करें। छोटी थी। मैं कहूँ? हाँ हाँ, अच्छा मेरी जान। मैंने कहा मेरे अब टाइम आप आ क्या गया, मैं सुनाने गाऊं। लगोगे, ऐसे मैं लगे? एक गाना डेडिकेट करूंगी इन दो खूबसूरत चेहरों को। अच्छा, हाँ, अच्छा ये आपको भी जाता है, आपको भी, क्योंकि जब से आप आए हो BTV पे मौसीकी दोबारा आ गया। खुशबू से यूं महक उठे मेरी जिंदगी के रास्ते, लगता
चाहती हूँ बस मैम के क्लोज शॉट्स लगाए आप। लवली। viewers, welcome back. And Janu Sun Zara, sung by Anwar Rafi Sahab, the great singer. Jiva film 1995 and of course हमारी सुपरस्टार रेशम जी पे पिक्चराइज हुआ. अब किचन में नज़र डालते हैं. जी आप जी, बिरयानी भी तैयार है, रायता भी तैयार है और सैलेड भी तैयार है. थैंक यू सो मच. हमने बिरयानी आज इसलिए भी बनाई क्योंकि बिरयानी अब सेट पे बेसिकली बिरयानी ही मिलती है. कराची चले जाएं, ड्रामे की शूट हो और बिरयानी ना सर्व हो रही हो बार बार, तो लगता है कि आप सेट पे नहीं आए. लेकिन मज़े की बात बताऊं, मैं पुलाव खाने वाली कौम हूँ. हाँ, हम लोग पुलाव पसंद वाला करते हैं. पुलाव जो है ना वो बहुत मजे क्या बात. बिल्कुल. जैसे लोग इकट्ठे हो गए. मैं हमारे म्यूजिशियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. शहजाद अली, मोहम्मद इकबाल, साजिद अली, शाहिद अली और जग्गू खान का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का. रेशम जी, आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं? आई नो दैट आप बहुत कम शोज़ पे जाती हैं. आप अपने अब जो फलाई काम है उनमें इतनी बिजी होती हैं कि उसमें से टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो काम आप इतने. लेकिन जुगन आपके लिए नहीं, पता क्या, देखें कुछ ऐसे आपकी ज़िंदगी में इंसान होते हैं, दोस्त होते हैं, आप उनको ना जो है कर ही नहीं सकते. तो बात ये कि देखो, मतलब व्हेन एवर आई नीड यू, यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी. ठीक है ना. और आपको हमेशा मैंने एक ही बात कही और हमेशा कहूँगी कि जान हाजिर है आपके लिए, हमेशा. तो वो मेरे लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है. और मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ ही तो कमाई है, मैंने लोगों की दोस्तियों को, उनके प्यार को वैल्यू किया है और मैंने बड़ी कदर की है.
लेकिन इस दौर में जिसमें हम सांस ले रहे हैं लोग बड़े बेकदर हैं। मैं कहती हूँ कि सबसे कीमती शय है आपका वक्त, अगर आप किसी को दें। मैंने लोगों में इतनी बेहिसी देखी है जो पूरी ज़िंदगी नहीं देखी, वो इस दौर में देखी है। लेकिन मुझे इस बात का ना आदत हो गई है, दुख नहीं होता वो, क्योंकि आप रोज़ रोज़ तो आप दुख नहीं कर सकते ना, तो क्या कहते हैं, अब आदत हो गई है इन चीज़ों से डील करने की। लेकिन ऐसे लोग हैं जैसे आप हो, एक दो लोग और हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो मैं जब उनको मेरी ज़रूरत होती है, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मुझे हर हाल में वहाँ पहुँचना है, चाहे वो तुम्हारे डिनर हो, चाहे वो तुम्हारा मॉर्निंग शो हो, कुछ भी हो। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि मुझे खुद भी वक्त गुजार कर मिल के जो खुशी मुझे हासिल होती है, जो मिलती है खुशी, उसको तो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। अपने फैंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूँगी कि इर्द गिर्द जब भी आप किसी को तकलीफ़ में, दुख में देखें, खुदारा उनके काम आए। मैंने ये बात बहुत पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। मैं जब भी सोशल मीडिया पे देखती हूँ किसी को कोई गिरा हुआ होता है, किसी को चोट लग जाती है, तो हम सिर्फ एक वीडियो बनाने में मसरूफ़ होते हैं। हम ऐसा लगता है कि जैसे हम इंसानियत का मजाक उड़ा रहे हैं, बजाय इसके कि हम एम्बुलेंस को कॉल करें, किसी के मुंह में पानी डालें, किसी को कोई मरहम, कोई पट्टी करें, किसी का कोई हाथ पकड़ें, किसी को उठाएं। हम उस गिरे हुए शख्स को रोड के ऊपर उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। तो यकीन करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है कि आपके साथ भी हो सकता है। इंसानियत की कदर करें और हो सके तो अपने घर से चाहे एक रोटी बनाएं, रात का बचा हुआ सालन है उसको गर्म करें, उस रोटी पे डालें, बाहर सड़क पे किसी गुजरते हुए शख्स को या घर के करीब, मस्जिद के करीब किसी को वो एक रोटी ज़रूर खिलाएं, 2 खिलाएं, 5 खिलाएं, फिर 10 खिलाएं। इसी तरह अपना जो है ये लंगर जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। मेरे अल्लाह को ये जो अमल है बहुत पसंद है, भूखे को रोटी खिलाना बहुत पसंद है। ये अमल मैंने कुछ साल पहले शुरू किया और फिर मैंने अल्लाह से वादा किया कि अल्लाह, मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं ये अमल करती रहूँगी और मेरा ये अमल कभी रोकना ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अल्लाह को, अपने रब को किसी न किसी तरह खुश करूँ, मेरा रब मुझसे खुश हो, और ये मैं इस कोशिश में हमेशा लगी रहती हूँ। तो आप भी इस कोशिश में लगे रहें, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह को पसंद है वो ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपको इसका अजर भी देगा, परवरदिगार, और आपको आपके रिस्क में इजाफ़ा भी करेगा। बेशक ये एक फैक्ट है और ये मैंने पर्सनली भी अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है। व्यूअर्स देखें, हम अपने स्टार्स से इम्प्रेस होते हैं, उनकी तस्वीरें खींचते हैं, उनके साथ वीडियोस करते हैं। अगर जो अच्छे काम वो कर रहे हैं उनको देख के आप इंस्पायर हों और उस अमल को कंटिन्यू करें तो उसका फ़ायदा उनको भी होगा। अच्छा जुगल, मैं एक और बात आपको से भी कहूँगी, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनके दिलों में मेरे लिए बड़ी मोहब्बत है, और ये रिसेंटली चंद सालों में हुआ है। एक तो मोहब्बत रेशम फिल्म स्टार के लिए थी, है, लेकिन अब जो मोहब्बत है, मैं जहाँ और पब्लिक में जाती हूँ, जो मोहब्बत मुझे मिलती है वो लोगों की, बहनों की, लोगों की माँओं की वो मोहब्बत है कि ये जो मेरी साइलेंट वीडियोस होती हैं लंगर की, हालांकि मैं उसमें एक लफ्ज़ नहीं बोलती, लेकिन मैं जब उनके व्यूज़ देखती हूँ तो वो मिलियंस में होते हैं। तो मैं जब रिसेंटली 1-2 जनाज़ों पर भी गई, कुलों पर गई, तो यकीन करें मेरी माँ की उम्र की औरतें, मेरी नानी की उम्र की औरतें, अल्लाह तमाम माँओं को सलामत रखे, आमीन आमीन। तो वो इधर आई, उरे आ पतीले बनानी, तो ढेडे बड़े पतीले। उनकी आंखों में जो अपने लिए मोहब्बत देखती हूँ ना, मैंने ऐसी मोहब्बत फिल्म स्टार रेशम के लिए भी कभी नहीं देखी। क्या बात, क्या बात। मुझे एक नई मोहब्बत मिली है लोगों से। मैं मोटरवे पे जाती हूँ, रास्ते में कहीं खाना खा रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ, बच्चे, औरतें ऐसे लिपटती हैं मुझसे। वो प्यार जो है ना, मैं कहती हूँ कि मैं आज आपके शो के ज़रिए मैं उन तमाम बहनों का, उन तमाम माँओं का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, और मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और आप हमेशा
इसी तरह मुस्कुराती रहें और आमीन। लोगों के काम आती रहें। जी सारा जी। जी बस अब ज़ाहिर बात है व्यूअर्स भी सैड होंगे क्योंकि यू नो फाइनली टाइम ऑफ होने वाला है, इसलिए हम एक आपके इतने प्यारे प्यारे रोमांटिक ट्रैक्स हैं, पर एक ये गीत है जिसमें इतनी फील है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती, तो हम सब म्यूज़िक टीम की तरफ से इट्स अ डेडिकेशन। एंड आई मस्ट से कि मैम की परफॉर्मेंस इस सॉन्ग में was particularly very different and very awesome. दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़